तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू प्रतियोगिता और आप, चाहे फिर प्रतियोगिता कोई सी भी हो। और आज का टॉपिक है हमारा रेशो, अनुपात समानुपात। तो आज हम जानेंगे अनुपात और समानुपात। ये इसकी आज पहली क्लास है अनुपात की, और जब ये पहली क्लास है तो सीधी सी बात है आज हम इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, अनुपात समानुपात के बारे में कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं। क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जब तक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक कि कोई भी चैप्टर पढ़ना बेकार होता है। कई बार बच्चे डायरेक्ट सवाल करना शुरू कर देते हैं एक दो कॉन्सेप्ट समझ के, जो कि बिल्कुल गलत है। तो एक बार शुरू में हम इसके सारे बेसिक क्लियर करेंगे तब हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मज़ा तो आने वाला है। तो शुरू करते हैं। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा अनुपात। अनुपात का एक साइन होता है जो कि है ये आपने बहुत बेसिकली पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से इसे जानते होंगे कि अनुपात का ये साइन है। एक होता है समानुपात, एक होता है समानुपात। इसका जो साइन होता है वो होता है ये। क्लियर है। तो ये दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। अब आइए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले अनुपात को समझ लेते हैं कि अनुपात आपसे क्या कहता है, इसका मतलब क्या है। देखिए, अनुपात को हमेशा से इस चिन्ह के साथ पेश किया जाता है। जैसे मैंने पेश कर दिया 2:3, मैंने पेश कर दिया 20:30, मैंने बोल दिया 40:50। क्लियर है बात। तो ये क्या हुआ अनुपात। अब अनुपात क्या करता है, ये दो चीज़ों के बीच के संबंध को दर्शाता है। संबंध दर्शाने के इसके विभिन्न तरीके हैं, पर उससे पहले बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मुकेश के पास 500 रुपये हैं और मुकेश इन 500 रुपयों को अपने भाई अनुज के साथ बांटना चाहता है। इसका एक भाई है अनुज, उसके साथ क्या करता है, बांटना चाहता है। और ये जो पैसों को बांटता है ये बांट देता है 2 और 3 के अनुपात में। तो बताओ अनुज को कितना रुपया मिलेगा। तो ऐसे में क्या है, 2 और 3 के अनुपात में बांट रहा है। तो मुकेश के लिए कितना आ गया, ये मुकेश 2 और ये 3 किसके लिए आ गया, अनुज के लिए। क्लियर है, अनुपात में। तो अब रुपए कितने हैं टोटल, 500। अब ये कह रहे हैं कि अनुज को कितने मिलेगा। तो अनुज का हिस्सा कौन सा है, तीसरा, तो गुणा 3। और बटे में आता है हमेशा इन दोनों को जोड़कर, 3 और 2 5, 5 से इसे भाग करा 100 दिया 300। तो अनुज को कितने रुपये मिलेगा, 300। और मुकेश को कितना मिलेगा, बचा हुआ 200 रुपया। तो यह है छोटी सी बात। आगे समझते हैं। अब आपने देखा कि आगे संख्या लिखी हुई है 20:30। अब क्या करते हैं कि अनुपात को हम उस हद तक ले आते हैं जब तक कि वो किसी एक संख्या से कटना बंद ना हो जाए। लाइक मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 2 से काटा 10 आया, फिर काटा 2 से क्या आया 15। क्या अब किसी एक संख्या से कट जाएगा, जी सर। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब एक चीज देखा, वापस से अनुपात कितना आया, 2 और 3 का अनुपात आपके सामने आया जो अभी था। अब मैं या तो 2 और 3 का अनुपात लिख दूं कहीं पर, या फिर मैं 20 और 30 का अनुपात लिखूंगा, तब भी बात वही होती है। बात समझना, क्योंकि अनुपात की अपने अलग से कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है ना। अब देखो, मान लो मेरे पास अभी वो कितने रुपए थे, 500। अगर मैं उसे 20 और 30 के अनुपात में बांटता हूं तो ये मुकेश का था और ये अनुज का, तो 30/50 यही आएगा ना, दोनों को जोड़ के 50। 0 से 0, इससे काटा 100, कितना आया 300। तो देख रहे हो बात वही है। अब आपने एक चीज देखी कि अभी अभी हमने क्या करा, इसे कट करके यहां तक लाए। मतलब कि अगर हम दोनों ही संख्याओं में किसी एक संख्या से भाग देते हैं, किसी एक से, तो वो वैलिड होता है और वो तरीका सही है। तो इसी प्रकार से अगर मैं इनमें किसी एक संख्या से गुणा ही कर दूं तब भी बात वही है। अगर मैंने इसमें 7 से गुणा कर दिया और यहाँ भी 7 से गुणा कर दिया, तो क्या अनुपात पर कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। याद रखना, अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्या ऊपर नीचे हो जाएंगी, संख्या बढ़ेंगी, पर जो नंबर है वो बढ़ेगा, पर अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 दूनी 14, 7 तिया 21। साहब फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों। अब मैं सब वापस 7 से काट दूंगा ना, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो वापस से वही बन जाएगा ये। तो इसीलिए किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब इसे जैसे 10 चौक 40 और 10 पंजे 50। और अनुपात निकालने का सही तरीका भी है, पहले उसे काट के उस फॉर्म तक ले आओ जहां से आगे वो किसी और संख्या से कट ना हो। ये छोटी सी बेसिक बात थी। आगे चलते हैं। असल में अनुपात के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न प्रकार हैं। आइए एक बार उन प्रकारों को समझ लेते हैं। बहुत ही कम बच्चों को ये प्रकार पता होते हैं कि अनुपात के कुछ प्रकार हैं। क्या है बच्चों, अनुपात के हमारे पास कुछ प्रकार हैं। अनुपात के प्रकार, अनुपात के प्रकार। तो पहला प्रकार है अनुलोम। अब भैया ये अनुलोम जो है,
आपका वो अनुलोम विलोम वाला नहीं, बाबा रामदेव वाला, तो अनुलोम अनुपात। ये क्या होता है साहब, आप समझेंगे। अब देखिए यहीं से मेन चीज शुरू है। अनुलोम अनुपात वो होता है जब कोई चीज आपको अनुपात में दी हुई है और एक चीज को बढ़ाया जाए तो दूसरी चीज भी अपने आप बढ़ जाए। मतलब दो चीजों के बीच में, दो संख्याओं के बीच में, या दो चीजों के बीच में, या दो मात्रकों के बीच में, क्यों के बीच में ऐसा संबंध जिसमें यदि एक संख्या या राशि को, एक संख्या या फिर राशि बोल दो, राशि को बढ़ाया जाए तो दूसरी राशि भी बढ़ जाती है। बात समझ में आई? अगर आपने एक राशि को बढ़ाया तो दूसरी राशि भी क्या हो रही है, बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, अनुलोम अनुपात। सर ये कैसा होता है, कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, आइए देखते हैं। एक फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब देखिए यहां पर क्या कहना चाह रहा है, ये समझते हैं। दूरी बराबर चाल गुणा समय, यहां से क्या मतलब है इस बात का। अब मान लेते हैं कि चाल है किसी चीज की 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगा उसे 5 घंटा, सही है। तो बताइए दूरी कितनी होगी, 10 पंजे 50, तो इसका मतलब दूरी कितनी होगी, 50 किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई ना, कि चाल माना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लगा 5 घंटे, मतलब 5 घंटे तक 10 की चाल से चला तो कितने दूरी जाएगा, 50 किलोमीटर। अब देखो हमने क्या सीखा, दो संख्या या दो राशियों के बीच में ऐसा संबंध होता है कि एक को बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब बताओ अगर यहां पर मैं चाल को बढ़ा दूं, मैं चाल को बढ़ा देता हूं, मैं चाल को +2 कर देता हूं, तो चाल कितनी हो गई, 12। मैंने चाल को 2 पॉइंट बढ़ाया, चाल कितना हो गया, 12, समय उतना ही रहने दिया, तो 12 पंजे 60। तो देखो मैंने बढ़ाया क्या था, सिर्फ चाल बढ़ाई थी, तो अपने आप ही क्या बढ़ गया, दूरी बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है कि दूरी और चाल में जो अनुपात है वो कौन सा अनुपात है, अनुलोम अनुपात है। बात क्लियर है या नहीं? मैंने क्या बढ़ाया था, मैंने बढ़ाई थी चाल, लेकिन दूरी अपने आप बढ़ गई, 12 पंजे 60 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, दूरी में और चाल में कैसा अनुपात है, अनुलोम अनुपात। सेम केसेस दूरी के साथ, अगर मैं दूरी बढ़ाऊंगा तो चाल भी अपने आप बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बात क्लियर है या नहीं? आइए दूसरा पॉइंट सीखते हैं। तो ये था हमारा अनुलोम अनुपात। अगला अनुपात देखते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बारीकी समझ लेते हैं चैप्टर की तो फिर चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। अगला है प्रतिलोम अनुपात, नंबर 2, प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात, देखिए जब हम बात कर रहे हैं प्रतिलोम अनुपात की, ये भी जस्ट हल्का सा अलग है बस उससे। जब दो राशियों के बीच या संख्याओं के बीच, दो राशियों के बीच ऐसा संबंध होता है, ऐसा संबंध होता है कि एक राशि को कम किया जाए तो दूसरी बढ़ जाती है। ठीक है ना, एक को कम किया जाए तो दूसरी बढ़ जाती है, एक को बढ़ाया जाए, एक को बढ़ाया जाए तो दूसरी कम हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए हमारे सामने एक नियम लिखा हुआ है फिर से प्रतिलोम अनुपात का। ये कह रहा है, इससे पहले था अनुलोम। अनुलोम क्या कह रहा था कि एक राशि को बढ़ाओ तो दूसरी भी बढ़ रही है, ये क्या हुआ अनुलोम। ये कह रहा है कि एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है, या फिर दूसरी को कम कर रहे हो तो पहली बढ़ रही है ना, उल्टा है एक दूसरे के। तो ये भी हम इसी नियम से समझ लेंगे। अभी नियम क्या था, दूरी बराबर
चाल गुणा समय। क्या था? दूरी बराबर चाल गुणा समय। इस नियम को हम ये भी लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर है? दूरी बटे समय। हमने ऐसा क्यों लिखा ये भी बता देंगे, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे गुणा में आ रहे थे और उसमें अनुपात में बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, इसलिए इसी तरह से लिख दिया कि ये समय कहाँ गया, बटे में आ गया। जो चीज़ गुणा में होती है बटे में आ जाती है। अब यहाँ पर ये बात होगी, देखो फिर से वही सवाल ले लेते हैं। ऐसा मैंने माना कि कोई डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का, दूरी 60, और उस दूरी को जाने में समय लग रहा है 5 घंटे का। समय कितना? 5 घंटे का। तो बताओ चाल कितनी होगी? तो सर चाल 12 होगी। बिल्कुल अभी भी सीखा था ऐसा सवाल। क्लियर है? अब बताओ चाल कितनी होगी? 12। कैसा आया? 5 से 60 को काट के देखो कितना आएगा? 12। सही है। अब मैं ये कहता हूं कि मैं समय कम कर दूं, मैं समय कम कर दूं, तो मैंने समय को 5 की जगह कितना कर दिया? 4। अब जब मैं समय कम करूंगा तो ये बढ़ जाएगा। देखो चाल क्या होगी? बढ़ जाएगी। कैसे? देखो अब 4 से ऐसे काट के देखो कितनी बार जाएगा? 4 एकन 4 बचा 2, 4 पंजे 20, तो कितना आया अभी? 15। बात समझ में आई ना? जैसे ही मैंने समय को कम करा, समय कम करा, तो चाल क्या हो गई? बढ़ गई। अब बहुत सीधी सी बात है, अगर आपको कहीं जाना है और आपको कम समय लगाना है तो चाल तो बढ़ानी पड़ेगी, नहीं बढ़ानी पड़ेगी? स्कूल जा रहे हैं, लेट हो गए, ऑफिस जा रहे हैं, लेट हो गए, मान लो जिस दिन तुम लेखपाल बन गए, ऑफिस जा रहे हो, ठीक है ना, और ऑफिस भैया 10 मिनट का समय बचा है, पहुंचना है, तो अब क्या करोगे? आप रोजाना से स्पीड तेज कर लोगे। जैसे तुम स्पीड तेज करोगे बाइक की, पैदल, अरे पैदल क्यों, कार की, जब कार की स्पीड तेज करोगे तो स्पीड तेज होने से, चाल तेज होने से समय क्या लगेगा? कम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वही है यहाँ पर। इस रेशो को क्या कहते हैं हम? प्रतिलोम अनुपात कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रतिलोम अनुपात। तो चाल में और समय में कैसा अनुपात होता है? प्रतिलोम अनुपात। मतलब चाल बढ़ेगी तो समय कैसा होगा? कम हो जाएगा, और समय बढ़ेगा तो चाल कम हो जाएगी। बहुत सीधी सी बात है। तो ये क्लियर है। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए डायमेंशन सारे पॉइंट्स अपने क्लियर रखना, तभी सवाल करने में आगे चल के मजा आता है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ रही होगी, ऐसा तो है ही नहीं, तो कर दो लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब। नंबर 3 पर है मिश्रित अनुपात। नंबर 3 पर है मिश्रित अनुपात। देखिए ना, अच्छे से याद कर लेना, तभी फायदा है। बच्चे सिर्फ एक बार उतार लेते हैं और भूल जाते हैं, फिर उससे कुछ नहीं मिलता। मिश्रित अनुपात, यह अनुपात क्या होता है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अनुपातों, 2 या 2 से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों के गुणनफल तथा दूसरे पद के गुणनफल, दूसरे पद के गुणनफल में जो अनुपात होता है, जो अनुपात होता है उसे मिश्रित अनुपात कहते हैं। उसे मिश्रित अनुपात कहते हैं। तो देखेंगे मिश्रित अनुपात क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए मैंने लिखा 2:5, 3:2, फिर लिखा 4:5, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक अनुपातों की प्रथम पद। तो देखिए इन तीनों का प्रथम पद कौन सा है? इसका प्रथम पद ये है, इसका ये है, और इसका प्रथम पद ये है। तो प्रथम पद का गुणनफल, मतलब कि इन तीनों के क्या कर दो? गुणा कर दो। मतलब कि कह रहा है 2 गुणा 3 गुणा 4, मतलब ये। उसके बाद कह रहा है कि दूसरे पद का गुणनफल, दूसरा पद कौन सा? ये वाला और ये वाला, इनका गुणनफल भी कर दो। 5 गुणा 2 गुणा 5। तो ये जो अनुपात आया ये क्या कहलाया? मिश्रित अनुपात। कर लेते हैं। 2 से 2 काट दो, जो कट रहा है उन्हें काट देना चाहिए। 4 तिया 12, 5 पंजे 25। तो कितना अनुपात आया इनका? 12 और 25। ये 12 और 25 अनुपात इन तीनों का क्या है? मिश्रित अनुपात है। कैसा अनुपात है? मिश्रित
अनुपात है। तो ये बात समझ में आ गई होगी मिश्रित अनुपात भी क्या होता है। चलते हैं अगले की ओर। चलिए देखते हैं नंबर 4 क्या कहता है। अब कुछ ऐसे अनुपात हैं नंबर 4 से नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये अनुपात ऐसे हैं कि जो सिखाने लायक नहीं होते, बस उन्हें क्या है एक एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेंगे। मैं तीनों को तेजी से समझा देता हूँ क्योंकि मेन तो ये 3 ही थे। तो अब बात आएगी नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 की। तो ये बिल्कुल ही क्या है, इजी है, डायरेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा वर्गानुपात, नंबर 4 है वर्गानुपात। अब भाई वर्गानुपात क्या होता है, लेकिन नाम से पता चल रहा है कि वर्ग करके उसका अनुपात निकालना, मतलब वर्ग करा और उसका अनुपात बता दिया। हमसे पूछा, एक संख्या दी है, अनुपात दिया कि 4 और 5, तो बताओ 4 और 5 का वर्गानुपात, क्या वर्गानुपात। तो बस क्या है, इनका वर्ग कर दो। वर्ग का मतलब होता है इनका स्क्वायर कर दो। तो 4 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। तो 4 और 5 का वर्गानुपात कितना होगा, 16 और 25। तो ये कुछ खास नहीं है, मतलब जबरदस्ती का बनाई हुई बात है, आप इसे डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो इसमें कुछ खास है नहीं। एक होता है आधा अनुपात, नंबर 5 आधा अनुपात। आधा अनुपात बिल्कुल सेम ऐसे ही है। मान लेते हैं कि आपको दे दिया 9 और 16, आपको 2 डिजिट दे दी गई 9 और 16, और आधा अनुपात निकालने के लिए कहा गया। तो क्या करिएगा, इसका आधा 3 और उसका आधा 4, कितना अनुपात आ जाएगा, 3 और 4 का अनुपात आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अब सर ये क्या है, देखिए यहाँ आधा अनुपात का मतलब होता है कि इन दोनों का वर्गमूल निकाल दो। तो 9 का वर्गमूल प्लस 16 का वर्गमूल, तो 9 का कितना होता है 3 और 16 का कितना होता है 4। ये आपको आता होगा और ये चैप्टर आप कर रहे हैं तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आती होंगी। तो ये होता है आधा अनुपात। अभी सर इतनी आसान चीज़ सिखा क्यों रहे हो, क्योंकि कई बार बच्चे को क्या मैंने कहते देखा कि जब आधा अनुपात का नंबर आता है तो वो सोचता है कि भैया ये तो आधा अनुपात पूछा है। तो आधा अनुपात क्या है, 2 से इसे काट दिया, 2 8 16, 2 12, फिर 2 से इसे काट दिया, क्या आ गया 12.5, ये हो गया आधा। ठीक है, तो ये क्या होती है, गड़बड़ कर देता है बच्चा। यहाँ आधा समझ लेता है कि आधा करना, 2 से भाग दे देता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या करना होता है बच्चे, इसका वर्गमूल निकालना होता है कायदे में। ठीक है ना, तो बस इसीलिए सिखा दिया कि गलती ना हो जाए, अगर ऐसे आसान सवाल भी गलत करने लगे तो हो गया। एक होता है तिहरा अनुपात, तिहरा अनुपात। अब सर ये भी बिल्कुल वैसे ही है। देखिए तिहरा अनुपात का क्या मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी संख्या है, जैसे 2764 लिख दूँ मैं यहाँ पर, 2764 का क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए तिहरा अनुपात क्या होगा। तो इसे कहेंगे 3 और उसे कहेंगे 4। क्यों, क्योंकि 27 का क्यूब रूट निकालना है और 64 का भी क्या निकालना है, क्यूब रूट। सर क्यूब रूट क्यों निकालना है, क्यूब क्यों निकालना है, क्योंकि तिहरा कह रहा है, वहाँ आधा कह रहा था, यहाँ तिहरा कह रहा है। तो बहुत सिंपल है, वैसे ही है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ अच्छे फैक्ट्स की तरफ इसी चैप्टर के। देखिए चैप्टर को बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, दिमाग को बिल्कुल शांत रखेंगे। जितना अच्छे से शांति से आप इसे समझेंगे चैप्टर उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर का यूज़ आपको और बहुत सारे चैप्टरों में भी मिलता है। तो इसीलिए अनुपात रेशियो का चैप्टर ऐसा है जिसे आप बहुत गंभीरता के साथ पढ़ें और बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अन्य चीज़ें। आते हैं नंबर 7 पर। यह कह रहा है समानुपात। ये समानुपात क्या होता है साहब, यदि 2 अनुपात परस्पर समान हैं तो उनके चारों पद समानुपाती कहलाते हैं। कहलाते हैं। आपने इस प्रकार के सवाल इस तरह से लिखे हुए देखे होंगे, ए अनुपात बी अनुपात समानुपात का चिन्ह आएगा सी और डी, कुछ इस फॉर्म में देखे। अब यहाँ पर समानुपात को लेकर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, एक छोटा सा वे निकल का आता है। ये जो बीच के 2 हैं बी और सी, इन्हें कहते हैं मध्यानुपात। क्या कहते हैं, मध्यानुपात। ये जो बाहर के बचे दोनों, इन्हें बाह्य अनुपात कह देते हैं। ठीक है, या फिर इन्हें मध्य पद कह देते हैं, इन्हें बाहरी पद कह देते हैं। और यहाँ से एक चीज निकल कर आती है कि भैया जो मध्य पद का गुणनफल है, जो मध्य पद का
गुणनफल है वो बराबर है किसके, बाहरी पद के गुणनफल से। क्लियर है? अर्थात कि बी और सी की गुणा कर दूं तो ये बराबर होगा ए और डी की गुणा के। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो मध्य पद का गुणनफल बराबर बाहरी पद का। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है, बाहर वाले पद ए और डी और मध्य मतलब बीच वाले पद बी और सी। तो इस कॉन्सेप्ट से काफी सारे सवाल अभी आपके बनेंगे जिन्हें आपको करना होगा। ठीक है, समझेंगे, थोड़ा सा संयम रखेंगे। बच्चे सोच रहे होंगे अभी तक तो सर सिर्फ बेसिक बातें बता रहा हूँ, चैप्टर तो शुरू भी नहीं हुआ। तो मैं बता दूं, जल्दी का काम शैतान का। ठीक है ना? तो थोड़ा संयम रखेंगे, चैप्टर को एक बार अच्छे से समझ लेंगे। बिगनर बच्चों के लिए बहुत ही शानदार क्लास है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि ना समझ में आए। आइए अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ठीक है ना? यहाँ पे अब कुछ सवाल देखेंगे हम लोग जो कि आपके काम के हैं। अब देखिए क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन समानुपात के आधार पर क्वेश्चन। ठीक है ना? टाइप 1 से शुरू करते हैं। समान अनुपात के